Hello everyone. Today we'll be starting our chapter 10 which is open channel flow. अगर हम अपने fluid mechanics 2 को देखें तो first of all we learned about similitude and dimensionless groups in fluid mechanics. उसके बाद हमने देखा internal pipe flows जिसमें majorly oil, water, gas का network जितना भी है for transportation उसको हमने पढ़ा. उसमें लैमिनार फ्लो किस तरह बिहेव करता है, टर्बुलेंट फ्लो किस तरह बिहेव करता है, लॉसेस was an important factor and we learned how to find out losses. उसके बाद हमारे पास चैप्टर था एक्सटर्नल फ्लोज का जिसमें कार, एयरप्लेन, यू कैन टॉक अबाउट टेनिस बॉल्स, इस तरह की हमारे पास जितने भी डिवाइसेस है, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस जो कि फुली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड है, सबमरीन्स, उनमें जो फोर्सेस वो एक्सपीरियंस करते हैं. क्योंकि जब भी हम उनको डिजाइन करते हैं तो हमारा फोकस इसी चीज पे होता है कि ये बॉडी इन रियलिटी किस तरह की फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और क्या वो उस फोर्स को सस्टेन कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी. अगर वो स्टेशनरी इक्विपमेंट है, स्टेशनरी बॉडी है, और इफ इट्स अ मूविंग बॉडी तो फिर हमारा कंसर्न होता है कि क्या जिस तरह का मोशन हम डिजायर कर रहे हैं उसी तरह का मोशन हम अचीव कर सकेंगे कि नहीं. तो उस पे काफी डिटेल चैप्टर था हमारा जो लास्ट चैप्टर था. दिस चैप्टर इज ऑन ओपन चैनल फ्लोज. ओपन चैनल फ्लोज को हम किस तरह कैरेक्टराइज करते हैं, लेट्स सी. It involves the flow of a liquid in a channel or conduit that is not completely filled. ठीक है, the main criteria is कि हमारे पास जो भी flowing channel है या पाइप है, एक closed क्या लें आप उसको, एक बॉडी मिली हुई है जिसमें फ्लूइड ने फ्लो करना है, वो फिल्ड नहीं होना चाहिए. उसके साथ एक फ्री लेयर बननी चाहिए, फ्री सरफेस बननी चाहिए और एक और फ्लूइड उसके साथ इन कांटेक्ट होना चाहिए. A free surface exists between the flowing fluid, usually water, and fluid above it, usually the atmosphere, air. ठीक है, जनरली हमारे पास ओपन चैनल फ्लोज में हमारा जो फ्लूइड ऑफ कंसर्न होता है वो वाटर होता है और उसके साथ जो फ्लूइड इन कांटेक्ट होता है वो एयर होती है. इसमें इन जनरल जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज ग्रेविटी. ठीक है, इस तरह के फ्लोज को और इंटरनल फ्लोज को बेसिकली हम जब डिस्टिंग्विश करते हैं वो हम करते हैं कि जो इंटरनल फ्लोज हैं वो इन जनरल प्रेशर ड्रिवन होते हैं. अगेन ग्रेविटी आल्सो प्लेज अ रोल, बट जो हमारे पास ओपन चैनल फ्लोज हैं दे आर ग्रेविटी ड्रिवन, दे आर नॉट प्रेशर ड्रिवन. The free surface is free to distort into different shapes. जो हमारे पास एक फ्री सरफेस है क्योंकि वो इन कांटेक्ट विद एयर है और एयर की शेयर स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है. तो वाटर अगर डिफॉर्म होना चाह रहा है, उसकी सरफेस डिफॉर्म होना चाह रही है तो एयर उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती, जबकि एक सॉलिड सरफेस होती है जिस तरह पाइप में होती है वो उसको रेजिस्ट करती है. So we have flow in our dams, barrages, our canals, drainage, and similarly ऐसा पाइप फ्लो जो कि सीवरेज वगैरह का जो है कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता. ये सारे फ्लोज हमारे पास ओपन चैनल फ्लोज हैं. देन लास्ट चैप्टर में भी बात हुई थी कि अगर हमारे पास ऐसे टाइडल टर्बाइंस है विच आर प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ फ्री सरफेस, इस तरह के फ्लोज को भी हम फ्री सरफेस क्योंकि हमें एनालाइज करनी पड़ती है तो ओपन चैनल से रिलेशन आ जाता है. देन फ्लो ऑफ वाटर और ऑयल ऑन अ रोड, ये बहुत थिन लेयर बनती है और इस तरह का भी जो फ्लो होता है फिर हम इसको कैटेगराइज अंडर ओपन चैनल फ्लो करते हैं. मेजर एप्लीकेशन इज फ्लो ऑफ शिप्स, कि ये इसके अराउंड जो वाटर फ्लो कर रहा है वो एज एन ओपन चैनल फ्लो एक्ट कर रहा है. एंड अगेन फ्लो ऑफ सीवरेज. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ओपन चैनल फ्लोज की क्या है कि किस तरह के ये फ्लोज होते हैं, हम इनको किस तरह कैरेक्टराइज कर सकते हैं. अगेन वेरी सिमिलर टू पाइप फ्लो, दे कैन बी डेवलपिंग और फुली डेवलप्ड. ठीक है, दे कैन बी इन अ ट्रांजिएंट स्टेट और दे कैन बी यूनिफॉर्म इन अ यूनिफॉर्म स्टेट. अगेन लैमिनार और टर्बुलेंट, स्टेडी और अनस्टेडी. ठीक है, दे कैन बी changing with time
और रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। डेवलपिंग और फुली डेवलप का कॉन्सेप्ट मेजरली क्या हम इसको कह सकते हैं, इट इज स्पेशल, इट इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्मिटी, कि क्या जब हम अलोंग द चैनल प्रोसीड करें तो फ्लो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। दिस रिलेट्स टू डेवलपिंग और फुली डेवलप। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, क्या फ्लो विद टाइम चेंज हो रहा है या नहीं, दैट इज रिलेटेड टू स्टेडी और अनस्टेडी। ठीक है, सो this is spatial and this is temporal or time related। अब इसमें जो एडेड डिफरेंस है दैट इज ऑफ फ्री सरफेस, क्योंकि फ्री सरफेस इज फ्री टू डिफॉर्म, तो इस वजह से इसके पास एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। इस फ्लो का बिहेवियर को कैरेक्टराइज करने के लिए हमें फ्री सरफेस को भी देखना पड़ता है। स्टेडी अनस्टेडी फ्लो की अगर हम बात करें, अगेन एट अ गिवन डेप्थ और एट अ गिवन लोकेशन, जो चैनल की डेप्थ है वो भी टाइम चेंज हो रही है या नहीं। हम इस चैनल में देखते रहेंगे आगे भी कि जो चैनल की डेप्थ है दैट इज यू कैन से द मोस्ट important characteristic that defines how the fluid in the channel behaves। तो इसलिए हम जो स्टेडी अनस्टेडी बिहेवियर को भी एनालाइज कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू चैनल्स डेप्थ एनालाइज कर रहे हैं। टाइडल बोर इज सिंपली डिफरेंस इन वाटर लेवल जनरेटेड बाय वेव। वाटर या फ्री सरफेस आपको पता है उसमें वेव्स जनरेट होती हैं। जब वेव जनरेट होती है तो वेव उस पर्टिकुलर पोजीशन पे चैनल की डेप्थ को चेंज कर देती है, तो उस डिफरेंस को हम टाइडल बोर कहते हैं। ठीक है, इट कैन बी स्टेडी और अनस्टेडी डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर्स। आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, उसमें भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी उससे भी, कि जब हम स्टेशनरी होकर देखेंगे एक वेव को मूव करते हुए, क्योंकि वेव चैनल की डेप्थ चेंज करती है, इसलिए अगर मैं उसको स्टेडी होकर देखूंगा तो सॉरी स्टेशनरी होकर देखूंगा तो मेरे लिए ये फिनोमिना एक अनस्टेडी फिनोमिना होगा, क्योंकि मैं एक अपने एक लोकेशन को देख रहा हूँ, लेट्स से सी में, जिसमें वेव जनरेट हुई हुई है, तो मैं वेव को लेफ्ट से राइट मूव होते हुए देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पहले जो डेप्थ ज्यादा थी वो लेफ्ट पे थी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है, इसलिए इट इज अनस्टेडी फिनोमिना फॉर मी। हाउएवर, अगर मैं उस वाटर बॉडी लेट्स से सी के अलोंग टाइडल बोर की स्पीड से मूव करने लग जाऊं, तो मेरे लिए जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो कह ले मेरा एक मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम है जिसकी स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव, तो मेरे लिए ये फिनोमिना स्टेशनरी हो गया। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सही गलत नहीं है इसकी इंपॉर्टेंस, कि मैं इस फिनोमिना को स्टेडी कह रहा हूं या अनस्टेडी कह रहा हूं। ठीक है, ये ओवरऑल मेरे रिजल्ट्स को गलत नहीं करेगा, ये मुझे सही और गलत की डिफरेंशिएशन नहीं देगा। ये सिर्फ एनालिसिस टूल है कि मैं अपने ओवरऑल प्रॉब्लम को स्टेडी रखना चाहता हूं या अनस्टेडी रखना चाहता हूं। एज फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस और एज पर आवर डिस्कशन एज वेल, स्टेडी फिनोमिना को एनालाइज करना इज इजियर। तो इसलिए मैं अपना कंट्रोल वॉल्यूम इस तरह का सेट कर रहा हूं कि मेरे लिए जो फ्लो फिनोमिना है वो स्टेडी हो जाए इंस्टेड ऑफ अनस्टेडी। ठीक है, इसको मैं एज अनस्टेडी भी एनालाइज कर सकता हूं। अगर मैं अपना एनालिसिस ठीक करूंगा तो आई स्टिल गेट द सेम करेक्ट रिजल्ट्स। ठीक है, बट एनालिसिस इज डिफिकल्ट। तो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कंट्रोल वॉल्यूम की जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ इतनी है कि whether my analysis becomes easier or difficult. It's not about right or wrong. Wind generated waves are unsteady irrespective of the observers. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब wind waves को जनरेट करेगी, एक डिस्टर्बेंस जब उसे जनरेट करती है, लेट्स से अगर मैं पत्थर पानी में फेंकता हूं तो एक बड़ी वेल डिफाइंड स्मूथ वेव जनरेट होती है, जबकि विंड जो एक्चुअली सी या ओशन में वेव जनरेट करते हैं, आप देख सकते हैं दे आर नॉट वेरी वेल डिफाइंड। उसमें एक वेव किसी स्पीड की और किसी वेवलेंथ की जनरेट होगी, साथ ही जो दूसरी वेव है वो डिफरेंट वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड की जनरेट होगी,
तो उसमें वो कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए मैं किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से अपने कंट्रोल वॉल्यूम को मूव नहीं करवा सकता कि मैं उसको वेव्स की स्पीड से मैच करवा दूं। ठीक है, तो जब हम अगर विंड जनरेटेड वेव्स को एनालाइज करना चाहते हैं तो दे आर ऑलवेज अनस्टेडी। Only steady open channel flows are considered in this chapter. ठीक है, और स्टेडी हमने क्या डिफाइन किया है कि एट अ गिवन लोकेशन जो मेरे पास चैनल है उसकी वाटर डेप्थ चेंज नहीं हो रही, दैट इज स्टेडी ओपन चैनल फ्लोज, और हम इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, और बहुत से चैनल जिनमें नॉर्मली वेव जनरेट नहीं हो रही, दे एक्ट एज स्टेडी ओपन चैनल फ्लोज, उनकी डेप्थ चेंज होती है एज आई मूव अलोंग द चैनल, वो चेंज हो सकती है उस डेप्थ, बट एट अ गिवन लोकेशन चेंज नहीं होगी। ये जो मैं आपसे बात कर रहा था टाइडल बोर की, ये उसकी वीडियो है। ठीक है, ये जो ये वेव फ्रंट बन रहा है, let me play it again, I don't know why it's not playing. वैसे आप देख सकते हैं कि वेव वो अनस्टेडी था, लेकिन अब देखें वेव अगर आप साथ साथ मूव करें तो आपके अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप देख सकते हैं कि जो वेव जो हाइट दे रही थी वो ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ वीडियो योर स्क्रीन दे रही है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं इसको यूं देखूंगा तो ये वेव मूव कर रही है, इट इज अनस्टेडी फिनोमिना। अगर मैं इसको देखूं तो ये सेंटर लाइन के अलोंग ही वो हाइट हमेशा ज्यादा है व्हेन यू मूव अलोंग द वेव। ठीक है, तो इस तरह आपका ये फिनोमिना स्टडी हो गया। अगेन दिस इज समवट अनस्टेडी फिनोमिना एज पर योर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट एब्सोल्यूट whether the flow is steady or unsteady, it's about your control volume, your frame of reference, your perspective, क्योंकि अपना एनालिसिस उसी की बेसिस पे होगा। यूनिफॉर्म फ्लो को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि dy by dx is equal to 0 as I move along the channel, डेप्थ चेंज नहीं हो रही। सही, स्टेडी और यूनिफॉर्म को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो किस तरह करूंगा, अगर इस क्रॉस सेक्शन पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेप्थ चेंज नहीं हो रही, दैट इज स्टेडी फ्लो। इफ आई मूव अलोंग द चैनल लाइक दिस, सिमिलरली लाइक दिस एंड लाइक दिस, और डेप्थ चेंज नहीं हो रही, देन इट इज यूनिफॉर्म फ्लो। dy by dx is equal to 0, whereas for steady dy by dt is equal to 0. नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज को हम दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज रैपिडली वेरिंग फ्लो एंड द अदर इज ग्रेजुअली वेरिंग फ्लो। रैपिडली वेरिंग फ्लो हैज dy by dx approximately equal to 1, which simply means कि जो डेप्थ है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम से डेप्थ चेंज हुई है इस पॉइंट पे, देन इस रीजन में एकदम से डेप्थ चेंज हो रही है, देन इस रीजन में एकदम से डेप्थ चेंज हो रही है। इसको भी रैपिडली वेरिंग फ्लो कहा गया है, बट सीमिंगली इट इज नॉट वेरी रैपिडली वेरिंग फ्लो, इट्स मोर लाइक ग्रेजुअली वेरिंग फ्लो। तो आपके पास जो ये पार्ट है इट इज लाइक ग्रेजुअली वेरिंग फ्लो। ठीक है, ग्रेजुअली वेरिंग फ्लो में जो dy by dx है इट इज मच लेस देन 1। ठीक है, ये आपके पास कह सकते हैं ग्रेजुअली वेरिंग फ्लो है या रफली यूनिफॉर्म फ्लो है, जिसमें डेप्थ चेंज नहीं हो रही। ड्रेन्स वगैरह जो होती हैं आपकी, जो स्पिलवे है डैम का, ये आपके पास रैपिडली वेरिंग फ्लो है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एकदम से अगेन डेप्थ एकदम से चेंज हो रही है, एंड डेप्थ इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। जो आप डेप्थ मेजर करेंगे वो आप
सी या रिवर के अपने बेड से मेजर करेंगे, दिस इज डेप्थ, ठीक है। जो हम सारी डेप्थ मेजर कर रहे हैं वो हम एक गिवन रेफरेंस से नहीं कर रहे। अगर रिवर बेड भी अपनी हाइट चेंज कर रहा है तो डेप्थ को आप उसके उसके हिसाब से ही करेंगे। लाइक दिस इज योर डेप्थ, दिस इज योर डेप्थ, दिस इज योर डेप्थ हियर, दिस इज योर डेप्थ, दिस इज योर डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा है वो एक्चुअली डेप्थ बहुत ज्यादा से ही कम हो रही है। यहाँ पे जो फ्लूइड ने इतनी एलिवेशन ली हुई है वो सिर्फ इस वजह से नहीं ली हुई कि जो आपके पास रिवर बेड है या जो रेजर्वायर का बॉटम सरफेस है वही ऊंची है, सिर्फ ये वजह नहीं है। उसमें एलिवेशन डिफरेंस भी है जो बॉटम सरफेस है, लेकिन उसके अलावा डेप्थ का डिफरेंस भी है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक वेयर लगाया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा डेप्थ गेन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के फिनोमिना भी होते हैं। लेमिनार और टर्बुलेंट, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन दिस रेनॉल्ड नंबर को हम हमेशा यूज करते हैं टू डिफाइन वेदर द फ्लो इज लेमिनार और टर्बुलेंट। एंड नेचुरली इनमें डिस्टिंक्शन क्या है लेमिनार और टर्बुलेंट में? लेमिनार इज जनरली डोमिनेटेड बाय विस्कस इफेक्ट्स एंड टर्बुलेंट इज dominated by inertial effects. This is inertial effect and this is viscous effect. अब इसमें हम जो characteristic length यूज कर रहे हैं that is hydraulic radius, जिस तरह हमने पाइप में भी यूज किया था हाइड्रोलिक रेडियस, तो चैनल में भी उसी तरह ही यूज करते हैं, क्योंकि जनरली चैनल्स जो होते हैं दे आर नॉट राउंड, ओके। सो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग राउंड अगर हमारे पास बॉडी होती तो उसका जो रेडियस बनता है हाइड्रोलिक रेडियस उसी की बेसिस पे है। अगेन इसकी इक्वेशन बुक में गिवन है, इसको हम बाद में कैलकुलेट भी करेंगे लेटर ऑन इन द चैप्टर। एज अ जनरल रूल अगेन हमारे पास इसमें भी एक रेनॉल्ड नंबर की रेंज है जिसमें फ्लो लेमिनार है और टर्बुलेंट है, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर डिफाइन करता है फ्लो लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा, लेकिन आपने देखा है कि अगर वो पाइप फ्लो है तो उस रेनॉल्ड नंबर की रेंज डिफरेंट है फॉर लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। फॉर एक्सटर्नल फ्लो वो डिफरेंट है, और एक्सटर्नल फ्लो में फिर हमारे पास और वैरायटी आ जाती है कि वो फ्लो फ्लैट प्लेट के ऊपर है, सिलेंडर के ऊपर है, कार के ऊपर है, एयरप्लेन के ऊपर है, हर किसी के लिए वो रेंज डिफर करती है। पाइप इंटरनल फ्लो पाइप से रिलेटेड है तो पाइप इन जनरल एक तरह का ही होता है, तो इसलिए उसमें एक हर पाइप के लिए सिमिलर रेनॉल्ड नंबर ही है। इसी तरह आपके पास जो फ्री सरफेस है, जो ये ओपन चैनल फ्लोज हैं, इसमें भी हमारे पास एक गिवन रेनॉल्ड नंबर है जो लेमिनार और टर्बुलेंट को डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। एक्सटर्नल फ्लोज आर एन एक्सेप्शन हियर, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फ्लो किस बॉडी के अराउंड है उसके हिसाब से भी काफी वेरी कर जाता है रेनॉल्ड नंबर, जिसपे फ्लो टर्बुलेंट होगा। लेमिनार लेस देन 500 एंड टर्बुलेंट फॉर ग्रेटर देन 12,500, तो काफी बड़ी रेंज है जिसमें फ्लो ट्रांजिशनल होता है। जनरली हमारे पास ओपन चैनल फ्लोज जिन बॉडीज में होते हैं उनकी डायमेंशंस काफी ज्यादा होती हैं एंड फ्लूइड हमारे पास वाटर होता है, तो उसकी बेसिस पे हमारे पास जो रेनॉल्ड नंबर आता है वो हमेशा 12,500 से ज्यादा ही आता है। इसलिए इन जनरल हमारे पास जो ओपन चैनल फ्लोज हैं दे आर टर्बुलेंट, रादर फुली टर्बुलेंट। However, there are cases like flow of thin sheet of water down a driveway, ठीक है। आपने गाड़ी धोई है अपनी, तो जो पानी आपके गेट के नीचे से पानी की थिन लेयर जा रही है, ठीक है, that is there is a chance कि वो फ्लो लैमिनार हो, स्पीड्स भी कम होती हैं, डेप्थ भी कम होती है, उसके अगर हम कह लें हाइड्रोलिक रेडियस निकालना चाहें तो वो भी हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं आएगा। बट अगेन इस तरह के फ्लोज हम जनरली एनालाइज नहीं कर रहे होते, दो के उसकी अपनी एक यूटिलिटी है कि टू मेक श्योर कि आपके ड्रेनेज सही हो, आपके जो वाटर ने फ्लो करना है यू मेक श्योर कि वो टूवर्ड्स क्या कहेंगे जो भी वहां पे ड्रेनेज का पाइप है
उसकी तरफ जाए पानी. बट अगेन वो काफी एक्सपीरियंस बेस्ड होता है इंस्टेड ऑफ डूइंग फ्लूइड एनालिसिस. जनरली हमारे पास जो एनालिसिस हैं वो हम क्रिटिकल लाइक कैनाल, डैम्स, शिप्स के अराउंड फ्लो उस पे कर रहे होते हैं. एंड अगेन ड्रेनेज जो काफी बड़ी ड्रेनेज सिस्टम हो, दैट आल्सो रिक्वायर्स एनालिसिस. व्हाई? बिकॉज जस्ट लाइक पाइप फ्लो, इस फ्लो में भी लॉसेस होते हैं. जब हमारा ड्रेनेज चैनल लेट्स से इट इज ओवर किलोमीटर्स, तो उसको क्या स्लोप देनी है कि वो लॉसेस के बावजूद भी ड्रेनेज होती रहे. तो वहां पे इट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस to analyze open channel flows. Stratified flows are simply flows in which we have two fluids like oil and gas sector में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑयल आता है, जो अपने क्या नाम है नीचे मौजूद होता है, वो ऑयल और वाटर मिक्स होते हैं. मिक्स क्या कह लें, सेपरेटेड होते हैं लेकिन दोनों मौजूद होते हैं. सिमिलरली अगर आपके पास ओशन में ऑयल स्पिल हो गया है, ठीक है, लेयर ऑफ ऑयल ऑन वाटर का इस तरह का जो फ्लो है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड फ्लो. अगेन इट इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फ्लो एंड क्योंकि हमारे पास अंडरग्रेड लेवल है फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो इसमें हम स्ट्रेटिफाइड फ्लोज डिस्कस नहीं करते, हम होमोजीनियस फ्लोज डिस्कस करते हैं. विच सिंपली मीन्स कि हमारे पास यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज हैं थ्रू आउट आवर चैनल, और अगेन इट इज जनरली वाटर फ्लोइंग इन अ चैनल. फ्राउड नंबर. फ्राउड नंबर हमने चैप्टर 7 में डिस्कस किया था. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर व्हिच इज एनकाउंटर्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स, और इट्स रिलेटेड टू फ्री सरफेस. ठीक है, जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं फ्री सरफेस पे और वो किस स्पीड से फ्लो कर मूव करती हैं, और फ्लूइड इटसेल्फ किस स्पीड से मूव कर रहा है, इससे ये काफी इफेक्ट करता है कि ओवरऑल जो फ्लोइंग फ्लूइड है वो किस तरह बिहेव करेगा. तो इसको जो डिक्टेट करता है डायमेंशनलेस पैरामीटर, दैट इज फ्राउड नंबर. ठीक है, जो वेव्स की स्पीड है दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वेव्स, उनका एम्पलीट्यूड या हाइट क्या है, लेंथ, वेवलेंथ क्या है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द चैनल एंड फ्लूइड, के चैनल की डेप्थ क्या है, फ्लूइड इटसेल्फ की वेलोसिटी क्या है. ठीक है, जो करेक्टर ऑफ ओपन चैनल फ्लो डिपेंड्स ऑन कि फ्लूइड किस स्पीड से फ्लो कर रहा है और उसमें जो वेव जनरेट हुई है वो किस स्पीड से फ्लो कर रही है. बोथ आर नॉट द सेम. लेट्स से कैनाल है, कैनाल में पानी किस स्पीड से फ्लो कर रहा है वो एक वेलोसिटी है, और उसमें अगर मैं पेबल गिराता हूं और जो वेव जनरेट होती है वो किस स्पीड से फ्लो करेंगी, वो एक सेपरेट स्पीड है. इन दोनों की जो रेशियो है दैट इज फ्राउड नंबर. ठीक है, स्पीड ऑफ फ्लूइड divided by speed of wave. This is under root GL, where L is depth of our channel, and G is gravitational force. हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि how GL under root GL denotes speed of the wave. इसकी बेसिस पे हम 3 कैटेगरीज बना लेते हैं फ्लो की. सब क्रिटिकल अगर फ्राउड नंबर लेस देन 1 है, क्रिटिकल अगर फ्राउड नंबर इक्वल टू 1 है, एंड सुपर क्रिटिकल इफ फ्राउड नंबर इज ग्रेटर देन 1. सरफेस वेव्स. वेव्स आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स. Actual waves produced in the water bodies may be transfers due to a disturbance. जब हम पेबल गिराएंगे या शिप की वजह से प्रोड्यूस हो रही है कुछ डिस्टर्बेंस है, वो जनरली ट्रांसफर्स होंगी. और जो विंड प्रोड्यूस करती है वो बोथ ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल प्रोड्यूस करती है. नोट दैट द वेव्स ट्रांसफर एनर्जी एंड नॉट मैटर. ठीक है, ट्रांसफर वेव्स कैन एग्जिस्ट ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड. क्योंकि आगे हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है. ट्रांसवर्स वेव्स मेनली इन्वॉल्व्स शीयरिंग. इसमें मॉलिक्यूल्स या जो भी आपके पास क्या है फ्लूइड एलिमेंट्स है वो ऊपर नीचे मूव करते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड में शीयरिंग होने की कोशिश करती है.
फ्लूइड की shear strength अच्छी नहीं होती. How can you prove that using a simple experiment कि फ्लूइड की shear strength अच्छी नहीं है और जो longitudinal waves है they work on compression and expansion, जिसमें फ्लूइड क्या कह लें बल्क मॉडुलस वो आ जाता है. नॉट बल्क मॉडुलस, आप सिंपल कह सकते हैं कि वो जो अपने वॉल्यूम को कंजर्व करने की टेंडेंसी है फ्लूइड की वो यूज हो रही है, जो कि आपको पता है फ्लूइड्स की है. इस वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो तो उसमें कर जाती हैं ट्रेवल, बट क्योंकि उनकी shear स्ट्रेंथ नहीं होती, विच इज प्रीटी एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि फ्लूइड अपनी शेप जो है वो नहीं कर सकता, बरकरार नहीं रख सकता. वो बहुत आराम से डिफॉर्म हो जाता है. आप उसको जिस भी वेसल में डालो वो डिफॉर्म होके वही शेप ले लेगा. सही, क्योंकि उसकी shear स्ट्रेंथ नहीं है. उसमें जब shear फोर्स लगती है और जो उसकी शेप चेंज करना चाहती है तो फ्लूइड आराम से डिफॉर्म हो जाता है. तो इन फ्लूइड्स के अंदर इन जनरल longitudinal waves प्रोड्यूस होती है, लाइक साउंड इज अ longitudinal wave. However, इधर पॉइंट नहीं लिखा शायद, हाँ यहाँ पे पॉइंट लिखा था, ट्रांसफर वेव्स कैन एग्जिस्ट ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड. ठीक है, फ्लूइड की एक ही वेल डिफाइंड शेप या सरफेस होती है जो कि उसमें टेंडेंसी है कि वो अपनी रख सके शेप को, और वो उसकी सरफेस है विच इज फ्लैट इन जनरल. उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं और वो इसलिए हो जाती हैं, ट्रांसफर्स भी हो जाते हैं, लेकिन अगेन वो ट्रेवल क्यों कर पाते हैं? क्योंकि फ्लूइड की टेंडेंसी है वो अपनी शेप को रीगेन करे, उसमें के पास shear स्ट्रेंथ है. इसलिए ट्रांसफर वेव जो है वो सिर्फ फ्लूइड की सरफेस पे आ सकती है, विद इन द फ्लूइड नहीं आ सकती, क्योंकि विद इन द फ्लूइड shear स्ट्रेंथ जो है फ्लूइड की वो बिल्कुल खत्म हो जाती है. However, सरफेस पे क्योंकि सरफेस टेंशन होती है वो फ्लूइड को कुछ कैरेक्टरिस्टिक इंपार्ट करती है कि वो कुछ shear स्ट्रेंथ रखे. आई नो इट्स बिट कंफ्यूजिंग, बट इसके बाद हम देखेंगे दोनों वेव्स को और आई होप आपको क्लियर हो जाएगा. ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन. अब आप देख सकते हैं कि फ्लूइड को अगर मैं कंप्रेस करने की कोशिश करूं और लेट्स से उसके अदर साइड पे नहीं है कोई रेजिस्टेंस है, फ्लूइड आगे फ्लो नहीं कर सक रहा, तो फ्लूइड की टेंडेंसी है कि वो रेजिस्ट करे इसको, इस कंप्रेशन को. इसकी वजह से फ्लूइड कंप्रेस होता है तो वो आगे ट्रांसफर कर देता है कंप्रेशन और वापस वो अपनी शेप रीगेन कर लेता है. एंड दिस इज हाउ साउंड वेव्स ट्रेवल इन एयर. हम जब बोलते हैं तो हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं. साउंड इज अ वाइब्रेशन, इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. अब वो वाइब्रेशन जो है वो पहले एयर को कंप्रेस करती है, वो एयर जो कंप्रेशन है वो फर्दर डाउन द वे ट्रांसफर कर देते हैं और खुद वो एक्सपेंड कर जाती है और फिर अगेन वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है. जबकि ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो है ये ट्रैवल करती जाती है, और यही कंप्रेशन और एक्सपेंशन जब हमारे कान पे पहुंचती हैं तो इट इज डिसाइफर्ड एज साउंड और वॉइस बाय आवर ब्रेन. ट्रांसवर्स वेव इस तरह ट्रैवल करती है. आप देख सकते हैं इसके लिए जरूरी है कि जो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं और ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो shear फोर्स है या shear स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होनी चाहिए. ठीक है, लेट्स से जो ये क्रॉस सेक्शन है, अब जो ये मॉलिक्यूल है इसमें ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि इधर वाला मॉलिक्यूल में स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो इस वाले मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाए. ठीक है, बट फ्लूइड्स में, और यही चीज शेप को रिटेन करती है, बट फ्लूइड्स में हमने देखा है कि फ्लूइड को आराम से स्लाइस करना या उसको डिफॉर्म करना सो इजियर कि shear स्ट्रेंथ उनकी कम होती है. इसलिए जो इस तरह की वेव है ट्रांसवर्स वो विद इन द फ्लूइड ट्रैवल नहीं कर सकती. हाउएवर उसकी सरफेस पे कर सकती हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से वो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो अगर डिफॉर्म हो रहा है तो वो साथ वाले मॉलिक्यूल्स को उसके अपने अलोंग डिफॉर्म करें, और देन
वो फिर अपनी शेप रीगेन भी कर लें। ट्रांसफर वेव्स पे फर्दर है कि द कॉन्सेप्ट के जो वेव है वो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, मैटर नहीं कर रही। ये वीडियोस पे है। ऑल्सो इसके साथ वो एक्सप्लेन भी कर रही है। मैंने अपने कंप्यूटर की साउंड म्यूट की हुई है इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा। ये यू कैन सी, ये पे सिंपल यहाँ पे ये रेसिप्रोकेटरी मोशन है। ये फ्लूइड को लेफ्ट राइट पुश नहीं कर रहा है, ये सिंपल फ्लूइड को अप डाउन डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए फ्लूइड सिर्फ अपनी जगह पे रहते हुए अप डाउन मूव कर रहा है। How can we verify it? We can verify it if we put a ball, let's say, on the fluid। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ये फ्लूइड के अलोंग टुवर्ड्स लेफ्ट मूव नहीं कर रहा। फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स किस तरह बिहेव कर रहे हैं उसका रफ आइडिया इस मोशन से लिया जा सकता है कि अपने ही पोजीशन पे रहते हुए सिंपल अप डाउन मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रेड अप डाउन मूव कर रहा है। बेसिकली क्या रहा है, जब हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम एनर्जी इंपार्ट कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल इसको एनर्जी दे रहा है, इसको एनर्जी दे रहा है, इसको एनर्जी दे रहा है। तो यूं जो एनर्जी है वो कॉन्स्टेंटली टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रही है। हाउएवर मैटर इटसेल्फ, मॉलिक्यूल देमसेल्व्स अपनी ही जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं। दिस इज हाउ वेव ट्रांसफर्स एनर्जी। ठीक है, लेट्स से ये एक रोप है जो हम जो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। तो रोप का जो अपना मैटर है वो सिंपल ऊपर नीचे मूव कर रहा है। हाउएवर अगर मैं रोप को अदर एंड से मूव करूं तो मेरे हाथ में एकदम से झटका महसूस होगा, विच मीन्स एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड। मेरे हाथ में जब झटका हुआ है तो वर्क हुआ है, विच कम्स बिकॉज एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड। ठीक है, वर्क के लिए हमें एनर्जी चाहिए। सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि वेव्स जो हैं दे ट्रांसफर एनर्जी ओनली एंड नॉट मैटर। एंड जो ट्रांसफर वेव्स हैं वो सिर्फ सरफेस पे आ सकती हैं। हाउएवर विद इन द फ्लूइड, जैसे कि साउंड है, वेव्स ओनली कैन ट्रेवल इन अ लॉन्गिट्यूडनल वे। वेव स्पीड, ये टॉपिक ट्रेडिशनली पढ़ाया जाता है, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, बट आई हैव रियलाइज्ड कि वेव इटसेल्फ की बहुत ज्यादा डेप्थ में जानना इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो ये टॉपिक है, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ ले, जिसको इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। बट फॉर नाउ सिंपली मैं आपको इसको ब्रीफली इससे गो थ्रू करूंगा। जब वेव प्रोड्यूस होती है तो वहां पे हाइट ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो एनालिसिस ये हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं एनालिसिस के कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है, उतना ही मास यहाँ से लीव कर रहा है। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई गई है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया गया है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सिंपल आपके पास क्या है कि मोमेंटम चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट है और यहाँ पे डेप्थ कम है, यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर डेप्थ ज्यादा हो रही है तो फ्लूइड शुड स्लो डाउन। ठीक है, जिस तरह वही था हमारे पास पाइप फ्लो में, जब एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है तो हमारे पास फ्लूइड स्लो डाउन हो जाता है। इसी तरह डेप्थ ज्यादा होने का मतलब है एज्यूमिंग कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो चाहे का क्रॉस सेक्शन है, वो सेम रह रहा है। अगर डेप्थ ज्यादा हो गया तो नाउ फ्लूइड शुड स्लो डाउन, इसलिए चेंज ऑफ मोमेंटम है। और उसको हम कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्लूइड जरा सा ज्यादा हो गया तो अब उस पे जो प्रेशर है, डेप्थ की वजह से प्रेशर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। सही, तो प्रेशर फोर्सेस आ गए हैं और मोमेंटम का डिफरेंस आ गया है। तो इस तरह फोर्स और मोमेंटम बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। स्मॉल एम्पलीट्यूड वेव की फिर एजम्पशन हम एक लगा रहे हैं। स्मॉल एम्पलीट्यूड मींस कि ये हाइट है वेव का एम्पलीट्यूड है डेल्टा वाई, वो बहुत छोटा है। तो जब हम ये एजम्पशन लगाते हैं तो हम डेल्टा वाई स्क्वायर जो है, जिस तरह हमने रेनॉल्ड नंबर के केस में देखा था, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एनालिसिस, कि y जो है वो डेल्टा y से बहुत ज्यादा है, इसलिए जो डेल्टा y का स्क्वायर है वो y डेल्टा y के प्रोडक्ट से बहुत कम है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, c इज इक्वल टू अंडर रूट जी वाई। फ्राउड नंबर में हमने देखा था अंडर रूट जी वाई। ठीक है, तो इस तरह वेव स्पीड इज डिक्टेटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड y विच इज डेप्थ। वहां पे l लिखा था, l डिनोट्स
सिंपली कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है दैट इज डेप्थ ऑफ द चैनल। ठीक है, अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड वेव है तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, वेव का एम्पलीट्यूड क्या है और फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, ये दोनों नहीं इसमें आ रहे। इस तरह हमने एक और भी देखा था, आपने एफएससी में देखा होगा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है दैट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड अगेन जी। इट डज नॉट डिपेंड्स कि हम अगर एज लॉन्ग एज हम उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो कम रखें तो वो एम्पलीट्यूड क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता कि टाइम पीरियड क्या होगा। एंड सिमिलरली पेंडुलम का मास क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता। तो वही चीज आपको यहां पे नजर आ रही है कि वेव स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड depth of channel only, provided that it is small amplitude. We assume one-dimensional flow during our analysis. Again, for very small waves like those produced by insects on water, उसमें surface tension भी important होने लग जाती है और ये analysis valid नहीं रहता क्योंकि इसमें हमने surface tension को consider नहीं किया। और again, हम इस तरह का analysis इस chapter में कर भी नहीं रहे। ओवरऑल एक जनरलाइज्ड इक्वेशन जो वेव इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ओनली। आप देख सकते हैं जब स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी और इधर सिंपल ये रह जाएगी टर्म। दिस शोज हाउ स्पीड एंड डेप्थ आर रिलेटेड। जब डेप्थ ज्यादा होती जाएगी तो उस वेव की स्पीड ज्यादा होती जाएगी, विच इज शोन बाय दिस कर्व हियर। ऑल्सो अगर हम जनरलाइज बात करें, जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होता जाएगा तब भी वेव स्पीड फॉर अ गिवन डेप्थ ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, दिस इज शोन बाय दिस कर्व हियर। फॉर अ गिवन डेप्थ एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होता जा रहा है एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ, आपकी वेव स्पीड उतनी ज्यादा होती जा रही है। हमने पहले देखी है वेव स्पीड ऑफ सॉलिटरी वेव। अगर एक ही वेव जनरेट हो, ठीक है, तो उसकी क्या स्पीड होगी। इन जनरल हम एनकाउंटर करते हैं कॉन्टिन्यूस वेव्स, उनकी स्पीड को हम इस तरह डिफाइन कर देते हैं। सही है, इसके अगेन हमने डेरिवेशन नहीं की, बट दिस इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के मुताबिक जो फ्लो बिहेवियर है वो ये है, स्पीड, डायमेंशनलेस स्पीड, और जो आपके पास है वेव लेंथ ऑफ जो वेव है वो डायमेंशनलेस वेव लेंथ, उसका रिलेशन शो किया गया है। इसका मतलब है वेव लेंथ जितनी ज्यादा होगी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। फर्दरमोर इस जो कर्व है, जब आपके पास y की वैल्यू कम होगी तो आप इस कर्व के अपर हाफ में होंगे, आप इस कर्व के इस रीजन में होंगे। सो दिस बिहेव्स एज शैलो वाटर। जब आपके पास डेप्थ कम है तो आपके पास शैलो लेयर उसे हम कहते हैं। और क्या होगा जब डेप्थ आपके पास कम है, देन y इज मच मच लेस देन लैम्डा। ये क्वांटिटी, दिस एंगल इज अप्रोचिंग जीरो। ठीक है, when angle approaches zero, tan hyperbolic theta approaches angle। ठीक है, tan hyperbolic angle approaches angle। तो अब tan hyperbolic को हटा देंगे, एंगल इटसेल्फ को ही लिख लेंगे, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, c इज इक्वल टू अंडर रूट जी वाई। ठीक है, जो शैलो लेयर है जिसका क्या मतलब है कि डेप्थ भी कम है और एम्पलीट्यूड भी स्मॉल होता है शैलो लेयर्स में। इसी की बेसिस पे हम देख सकते हैं कि जब एम्पलीट्यूड भी कम होगा तो भी हमारे पास इसी तरह का रिजल्ट आया था। जब आपके पास डीप वाटर है, ठीक है, डीप वाटर के केस में आप इस रीजन में, आपके पास y की वैल्यू कम है तो इस एक्स एक्सिस में भी आप इस रीजन में है,
शुरू के, और इस बार भी जब आपके पास डेप्थ ज्यादा है तो आप इस रीजन में है। देन योर y इज मच ग्रेटर देन लैम्डा, तो आपका जो एंगल है इट्स अप्रोचिंग इंफिनिटी एंड tan हाइपरबोलिक इंफिनिटी इज अप्रोचेस 1। ठीक है, तो आपके पास ये जो क्वांटिटी है ये 1 हो जाएगी, इट अप्रोचेस 1, और आपके पास जो इक्वेशन है ये √g लैम्डा 2 पाई, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ये स्ट्रेट लाइन इधर डिनोट की हुई है फॉर डीप वाटर। फॉर शैलो वाटर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि ये शो की गई हुई है डायमेंशनलेस टर्म्स में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे c स्क्वायर्ड है और यहाँ पे y है, तो आप देख सकते हैं कि c स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय gy इज अ कांस्टेंट, क्योंकि इक्वेशन है ही आपके पास c इक्वल टू √gy। For a given fluid depth, the long wave travels the fastest. Tsunamis have this and can travel at this. ठीक है, जब सुनामी ओरिजिनेट होता है, सुनामी इज सिंपली एन अंडर वाटर अर्थक्वेक। जब अंडर वाटर अर्थक्वेक होता है तो डिस्टर्बेंस जनरेट होती है वाटर में, और अल्टीमेटली वो एक सुनामी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो जब डीप वाटर में वेव जनरेट होती है तो उसकी बेसिस पे हमने देखा था कि जो लैम्डा वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, 100 किलोमीटर तक वेवलेंथ हो सकती है एक वेव की, कि वो एक वेव का वेवलेंथ, आई होप यू गाइस नो कि सिमिलर पॉइंट्स ऑफ वेव के दरमियान जो डिस्टेंस है ये इधर शो की हुई है कि जो ये पॉइंट है, फिर आपके पास ये क्रेस्ट आई, क्रेस्ट कहते हैं, नहीं ट्रफ कहते हैं, सॉरी आई बिलीव सो, इट्स ट्रफ कहते हैं। जो मीन लाइन से नीचे उसको हम ट्रफ कहते हैं, जो ऊपर उसे क्रेस्ट कहते हैं। हम 90% श्योर कि दिस इज द केस। तो हमने पूरा एक ये राउंड लिया, फिर अगेन ये राउंड लेके वापस जब हम इस पॉइंट पे आ गए तो ये पूरी एक वेव है, तो इसका जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा, वेव वन वेव लेंथ। दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज मीन डेप्थ। ठीक है, तो जो वेव लेंथ है दैट कैन बी 100 किलोमीटर, यानी एक वेव इतनी लॉन्ग है। तो एज पर दिस इक्वेशन वेव लेंथ जितनी ज्यादा होगी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, तो जो सुनामी की स्पीड है दैट कैन बी 500 to 1000 मीटर पर सेकेंड। और जब वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है तो एनर्जी लॉस भी कम होता है, इसलिए इनिशियली जब सुनामी जनरेट होता है तो द लोकेशन कैन बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम शोर लाइन, बट क्योंकि वो इतनी तेज ट्रेवल करता है और एनर्जी लॉस भी मिनिमाइज होता है, इसलिए वो इतना ज्यादा रीजन वेव्स विदाउट लूजिंग एनर्जी ट्रेवल कर लेती हैं। जिस तरह वो शैलो वाटर में आती जाती हैं वो हाइट भी गेन करती जाती हैं और वो स्लो डाउन होती जाती हैं, एंड टू कंजर्व मैस वो हाइट गेन करती रहती हैं सुनामीज, और अल्टीमेटली हम देखते हैं जब वो शोर लाइन पे आ जाती हैं तो अच्छी खासी हाइट वाली वेव्स प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं, और एंड दे सिंपली डिवेस्टेड एनीथिंग इन देयर पाथ। ठीक है, सो हाउ सुनामीज बिहेव। अगर ये शोर लाइन है, जब बहुत ज्यादा डीप वाटर में होते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा वेवलेंथ होती है और बहुत तेज स्पीड होती है। जैसे वो शोर लाइन के करीब आते जाते हैं तो उनकी वेवलेंथ कम होती जाती है और स्पीड भी कम होती जाती है, एंड टू कंजर्व मास दे गेन हाइट, उनकी जो हाइट है वो बढ़ती जाती है, और जब वो शोर तक पहुंचती हैं तो वो कुछ इस तरह की शेप इख्तियार कर चुकी होती हैं, एंड देन व्हेन दे ड्रॉप दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। Froude number effect. Let's assume a situation in which we have water flowing towards the left, yes, towards left. उस पर मैंने एक पेबल गिराया है, तो जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो हर डायरेक्शन में होंगी, बट हम उसमें से उस वेव को एनालाइज कर रहे हैं। जब इसमें मैं पेबल गिराऊंगा और वेव प्रोड्यूस होगी तो वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करने की कोशिश करेगी, बट जो ये टुवर्ड्स राइट पार्ट कर रहे हैं ना ट्रैवल, हम इसको एनालाइज करना चाहते हैं टू सी
how the difference in the speeds of wave and water affects overall behavior of transmission of information, you can say. जब जो वेव स्पीड है, c is wave speed and v is speed of water, जब वेव स्पीड ऑफ वाटर से ज्यादा है तो जो रिलेटिव स्पीड ऑफ है एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है वो देख रहा है। अब वैसे जो स्पीड ऑफ वेव थी दैट इज सी टुवर्ड्स, क्योंकि वाटर टुवर्ड्स लेफ्ट वी से मूव कर रहा है तो ओवरऑल जो रिलेटिव स्पीड रह जाएगी वेव की फॉर स्टेशनरी ऑब्जर्वर वो c माइनस वी रह जाएगी। सही, लेट मी ड्रॉ देम यूजिंग डिफरेंट कलर्स। ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, ये आपके पास स्पीड ऑफ वेव है जो कि ज्यादा है, और फाइनली आपके पास जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए वेव स्पीड है दैट इज c माइनस v। ठीक हो गया। अब जब दोनों स्पीड इक्वल होगी, ठीक है, तो वेव बिकम स्टेशनरी। जब हम राइट की बात, वेव कैन नॉट मूव टूवर्ड्स राइट, वो वाटर टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करवाना चाह रहा है फ्लूइड को, वेव उसको टूवर्ड्स राइट मूव करवाना चाह रही है, दोनों स्पीड्स इक्वल हैं, तो उस पॉइंट पे जो वाटर है वो स्टेशनरी हो गया। ठीक है, वेव स्टेशनरी हो गई है। फाइनली व्हेन वी हैव स्पीड ऑफ फ्लूइड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वेव, अब क्या है कि लेट्स से इसको नंबर्स दे लेते हैं। लेट्स से v is equal to, I like red, let's say v is equal to 10, c is equal to 8। अब जो वेव है वो उसकी जो स्पीड है वो टुवर्ड्स लेफ्ट 8 मीटर पर सेकेंड है, however fluid is moving towards right with 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेव यहां पे मूव करना चाह रही थी वो एक्चुअली टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगी विद स्पीड 10 माइनस 8, क्योंकि 8 उसकी ये स्पीड है, 10 ये स्पीड है फ्लूइड की, तो ओवरऑल हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड से वेव जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगी। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फ्राउड नंबर कि जो वेव स्पीड और फ्लूइड स्पीड की रेशियो है उसकी ये इंपॉर्टेंस है कि ओवरऑल वेव किस तरह मूव करेगी, एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ये डिक्टेट करेगी कि इंफॉर्मेशन फ्लूइड को किस तरह कन्वे होगी और कॉरेस्पॉन्डिंगली फ्लूइड किस तरह एक्ट करेगा। इसलिए हम टर्म हाइड्रोलिक कम्युनिकेशन यूज करते हैं क्योंकि इट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इन वाटर। अगर आपके पास एक रिवर बेड है और उसमें बम्प है, तो इस बम्प पे फ्लूइड ने हाइट गेन करनी है या एक्चुअली उसने डिप लेना है। इट डिपेंड्स ऑन कि जो फ्लो है हमारा वो सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि फ्लो सुपर क्रिटिकल है या सब क्रिटिकल है, टू डिटरमिन कि अगर एक बम्प आ रहा है रिवर बेड में तो फ्लूइड किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लो स्टेप लाइक डिसकंटिन्यूटी कॉल्ड हाइड्रोलिक जंप इन डेप्थ कैन अकर। ठीक है, अगर हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लो है तो इंफॉर्मेशन ट्रेवल नहीं कर पाती, इसकी वजह से फ्लूइड डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर शो कर सकता है स्मूथ के बजाय। फॉर सब क्रिटिकल फ्लो
change must be smooth or continuous. However, for supercritical flow, क्योंकि information transfer नहीं हो पा रही होती, तो fluid can behave abruptly. And it is very similar to the concept of compressibility, and hydraulic jump is very similar to the concept of shock waves. ये एक discontinuous behavior है कि fluid को पता नहीं होता कि आगे क्या हो रहा है, तो जैसे वो अप्रोच करता है उस पॉइंट को तो एकदम से अपना बिहेवियर चेंज करता है. ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास ये वीडियो है, आप देख सकते हैं. ये सिंक में भी आपने देखा जब वाटर होता है तो एकदम से सिंक के सेंटर से थोड़ा सा आप जब दूर जाएं तो आपको इसी तरह का फिनोमिना शो होता है सिंक में भी. इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक जंप. यहाँ पे आपके पास सब क्रिटिकल फ्लो है, यहाँ पे आपके पास फ्लो सुपर क्रिटिकल हो रहा है, जो कि यहाँ पे अगेन सब क्रिटिकल होना चाह रहा है, तो एक डिसकंटिन्यूटी है. उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं. अभी सब क्रिटिकल फ्लो है, आप देख सकते हैं कि वेव जनरेट जो हुई है वो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर सक रही है. ठीक है, फ्लूइड लेफ्ट टू राइट मूव कर. आप देख सकते हैं, आप जब सुपर क्रिटिकल है फ्लो तो पीछे वेव ट्रेवल नहीं कर पा रही, जैसी वेव जनरेट हो रही है वो आगे मूव कर रही है. ठीक है, इसमें ये देख सकते हैं आप, वेव पीछे नहीं ट्रेवल कर पा रही, वो सिर्फ आगे ही जा रही है सुपर क्रिटिकल फ्लो में. ठीक है, जो वेव यहां पे प्रोड्यूस हुई है सब क्रिटिकल में वो पीछे ट्रेवल कर पा रही है, दो कि उसकी स्पीड जो यहाँ पे पीछे ट्रेवल करने के लिए वो कम है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे वाटर की स्पीड भी सेम है, वेव की स्पीड भी सेम है, तो दे आर एडिंग अप. यहाँ पे दे आर गेटिंग सब्सट्रैक्टेड, बट स्टिल वेव पीछे मूव कर पा रही है. हाउएवर इन सुपर क्रिटिकल फ्लो वेव इस तरह मूव कर रही है, वो पीछे नहीं जा सकती. सही. एनर्जी कंसिडरेशन, अब ये टॉपिक हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो आई होप आज का लेक्चर आप सबको क्लियर हो गया. इसमें हमने सिंपली बात की वेव्स किस टाइप की होती हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारे पास ओपन चैनल फ्लो में वेव्स जनरेट होती हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज टू डिटरमिन द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन अ चैनल. फिर इसकी बेसिस पे फ्लूइड की स्पीड क्या है और वेव की स्पीड क्या है. वेव की स्पीड जनरली जो चैनल की डेप्थ होती है वो डिक्टेट करती है, और फ्लूइड की स्पीड तो सिंपली ओवरऑल डिपेंड करता है कि हमारे पास ग्रेविटी बेस्ड फ्लोज होते हैं, तो ग्रेविटी में कितना डिफरेंस है उसकी बेस पे फ्लूइड की स्पीड डिटरमिन हो रही होती है. तो आपस में इसका क्या रिलेशन है, इट डिक्टेट्स कि ओवरऑल फ्लूइड किस तरह बिहेव करेगा. So that's all for today. See you in the next lecture. Till then, take care.